वेलकम टू मेरे प्यारे बच्चों शिवा ज्ञान कुंड। बहुत दिनों के बाद क्लास आ रही है। थोड़ी सी परेशानी हो गई थी बेटा, इसीलिए क्लास नहीं आ पाई थी और आज हम क्लास को रेगुलर करते हैं। बच्चे, इससे पहले वीडियो में हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके अंदर आपको बच्चे मैंने डी ब्लॉक के बारे में समझाया था। डी ब्लॉक किस ग्रुप से स्टार्ट होता है, किस ग्रुप पर एंड होता है, ये बताया था। डी ब्लॉक होता क्या है? वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश करता है उनको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और आपको ये भी बताया गया था कि डी ब्लॉक के तत्व जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं। वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्व कौन से हैं? डी ब्लॉक के तत्व हैं। और इन वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक में बच्चे ये 4 सीरीज में विभाजित हैं। कितनी सीरीज में? 4 सीरीज में। ठीक है। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। ऐसा किस लिए? क्योंकि बच्चे ये जो है आवर्त में चलने वाले तत्व हैं, इनको हम ग्रुप में ठीक से स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम लोग पीरियड्स में यानी कि आवर्त में अच्छे से स्टडी करते हैं। इसलिए इनकी क्या बन जाती है? 10-10 एलिमेंट्स की 4 सीरीज बन जाती हैं, जिसमें प्रथम संक्रमण श्रेणी को हम 3D श्रेणी भी बोलते हैं, द्वितीय संक्रमण श्रेणी को हम 4D श्रेणी भी बोलते हैं, और तृतीय संक्रमण श्रेणी को हम 5D श्रेणी बोलते हैं, और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी को हम 6D श्रेणी भी बोलते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो हमने सिर्फ समझा था कि कौन कौन से एलिमेंट हैं और इनके बारे में हमने अच्छे से ट्रिक भी डिस्कस कर ली थी। और आज हम इसके बारे में बच्चों डिस्कस करने वाले हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के बारे में। आपने 11th क्लास में बच्चों परमाणु संरचना नाम का चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें एक सिद्धांत आता है ऑफबाउ सिद्धांत। ऑफबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ऑफबाउ का मतलब होता है रचना या निर्माण करना, जो कि एक जर्मन शब्द है। तो उसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के निर्माण करते हैं। ठीक है। जिनको नहीं आता है वो कमेंट कर देना, उनके लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों का बनाना नहीं आता है। फिलहाल हम समझते हैं। जैसे कि पहली संक्रमण श्रेणी है। पहली संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से एलिमेंट है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इनको मैंने याद करने का तरीका भी बताया था बच्चों। ठीक है, अच्छे से याद होगा। एक तरीका और बताता हूँ, शक्ति, वक्रमन, फेको, निकुंजन। और मैंने कौन सा बताया था? सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, फेस को नहीं धुला क्यों जी, बताया था। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप गौर करोगे तो मैंने लास्ट के कोशों को लिया है, लास्ट के ऑर्बिट्स को लिया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 4s2 है, फिर 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3। अब जो मैंने ब्लैक सर्कल, ये जो ब्लैक बॉक्स बना दिया है डॉटेड लाइन से क्रोमियम के ऊपर, ये बताता है कि बच्चे ये अपवाद है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ अपवाद का सामना करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं बेटा? अपवाद होते हैं। अपवाद वो होते हैं जो नियमों का पालन नहीं करते। अब ये भाई साहब ऐसे बैठ गए आकर के कुंडली मार करके, ये क्या कर रहे हैं? पूरी अच्छी खासी 2 वाली श्रेणी बनती आ रही थी, बीच में 1 ला करके बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन क्या कर सकते हैं बच्चे? इसका मन है, ये कहते हैं कि नहीं हम तो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, हम तुम्हें बहुमत नहीं देंगे, कह देते हैं। ऐसे ही भाई साहब कॉपर भाई साहब करते हैं, ये भी कहते हैं नहीं भाई मैं भी अपनी अलग पार्टी बनाऊंगा, मैं भी निर्दलीय लड़ूंगा चुनाव। तो ये भी भाई साहब क्या करते हैं? पार्टी से बाहर निकल कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए ये दोनों क्या है? अपवाद है। इनके एस कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ये डी में ट्रांसफर कर देते हैं। आप क्रम देख सकते हो 3d1, 3d2, 3d3, 3d4 होना चाहिए था, लेकिन क्या हो चुका है? 3d5। क्रोमियम ने क्या किया है? अपने एक एस उपकोश का इलेक्ट्रॉन निकाल करके डी में ट्रांसफर कर दिया है। ऐसे ही बच्चे यहाँ पर कॉपर में देखने को मिलता है। 4s2 होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? 4s1। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज दिया बच्चों? इसके अंदर। कहाँ भेज दिया बच्चों? इसके अंदर। क्लियर है बच्चों? ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ इलेक्ट्रॉन विन्यास में, यहाँ 3d5 होगा, यहाँ 3d6 होगा, यहाँ 3d7 होगा, और यहाँ 3d8 होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये होता है तुम्हारे प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 3D श्रेणी। 3D श्रेणी बोलती इसीलिए है कि जो डी उपकोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे कोश में प्रवेश करता है बच्चों। किस में प्रवेश करता है? तीसरे कोश में प्रवेश करता है। ये नंबर 3 मुख्य क्वांटम संख्या है। और मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? कोश के बारे में बताती है। ठीक है। ऐसे इसके नीचे आओगे तो हम द्वितीय संक्रमण श्रेणी में कौन है? एट्रियम है, जिरकॉनियम है, नायोबियम है, मॉलिब्डेनम है, टेक्नीशियम है, रुदेनियम है, रोडियम है, पैलेडियम है, सिल्वर है और कैडमियम है। ट्रिक क्या बताई थी? यारा जरा निभाना मौत तक
रुकावटें राहें पड़ी आगे चढ़कर। ठीक है, अब ये 4D श्रेणी है, यानी कि डी ब्लॉक, डी उपकोष में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो चौथे कोष में प्रवेश करेगा। तो ये चौथा कोष 5s2 5s2 5s1, इसके अंदर अपवादों की भरमार है। नायोबियम, मॉलिब्डेनम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम और तुम्हारा सिल्वर, ये अपवाद भरे पड़े हैं यहाँ पर। ये क्या करते हैं, अपने एस उपकोष में से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर डी में डाल देते हैं। इसका हाल कुछ कुछ कांग्रेस जैसा हो रहा है, जैसा 2019 में कांग्रेस का हुआ था। ठीक है, अब तो थोड़ी सी दम भर रही है, लेकिन इसका हाल बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ठीक है, हम राजनीति नहीं कर रहे भैया, ठीक है, समझा रहा हूं बस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चे, ये यहाँ पर S2 होना चाहिए था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला, कहाँ डाल दिया, डी में। इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला, कहाँ डाल दिया, डी में। इसने भी अपना, इसने तो टेक्नीशियन पर अभी बेटा वैज्ञानिक एक मत नहीं है, कुछ लोग इसे अपवाद मानते हैं, कुछ लोग इसे अपवाद नहीं मानते, इसे छोड़ दो। ठीक है, रुदेनियम, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला, किस में डाल दिया, डी में। इस रोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला, किस में डाल दिया, डी में। इसने सारी अर्पित कर दिए, पहला डी हमने तो अपने सारे डी को अर्पित कर दिए, कुछ नहीं रखा अपने पास, जीरो खाली पड़ा है सब कुछ। ऐसे बच्चे सिल्वर ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला, किस में डाल दिया, डी में। तो ये सब क्या है, अपवाद है। वही बात बेटा, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी से अलग हट करके। पार्टी में कौन बचा, मेजोरिटी तो इनकी ज्यादा हो गई, 4 और 2 6, पार्टी में सिर्फ 4 लोग बचे हैं। ओके बच्चों, तृतीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी में कौन कौन है, लैंथेनम, हफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, रेडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। लास्ट हफ्ता वारे ओसामा, ईरान पिटेगा और हंसेगा। ठीक है बच्चों, तो ये 5D श्रेणी है। 5D श्रेणी क्यों है, क्योंकि डी उपकोष का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5वें कोष में। इसलिए बच्चे 6s2 5d1, 6s2 5d2, 6s2 5d3, 6s2 5d4, 6s2 5d5, 6s2 5d6, 6s2 5d7। अब यहाँ प्लेटिनम और गोल्ड पर ये दोनों अपवाद हैं। ये क्या करते हैं, अपने अपने एस उपकोष का एक एक इलेक्ट्रॉन निकालकर किस में डाल देते हैं, डी में। इसलिए इनमें 6s1 रह जाता है और 5d9 5d10 हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों भी क्या है बच्चों, अपवाद है। मरकरी का हाल ठीक है, 6s2 5d10। क्लियर, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में कौन है, अशरफ दुबे संग भागा, हंस मत दोस्त रोएगा कौन। नाम आपको अस्थिर पता है, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबॉर्जियम, बोरियम, हसियम, मिटनेरियम, डायमास्टर्डियम, रॉटगेनियम, कॉपेनेशियम। ठीक है, 7s2 61 क्यों, क्योंकि बच्चे चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में डी उपकोष का अंतिम इलेक्ट्रॉन छठे कोष में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इसलिए 7s2 61, 7s2 62, 7s2 63, 7s2 64, 7s2 65, 7s2 66, 7s2 67, 7s2 68। रॉटगेनियम पर आकर ये भी अपवाद दे देता है। ये भी क्या करता है, एस उपकोष में से अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालकर डी में पटक देता है, इसलिए डी में 10 हो जाते हैं। कॉपेनेशियम ऐसा नहीं करता, इसलिए अपवाद नहीं है। तो ये बच्चे हमारे चारों संक्रमण श्रेणियों के क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पेपर में आपसे पूछ रहा है, तो आप इसी प्रकार से बना सकते हो। ठीक है, अब एक चीज, इनमें मैं बार बार संक्रमण श्रेणी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। आखिरकार ये संक्रमण तत्व होते क्या हैं। अगर हम पुरानी परिभाषा को ले तो आपने उस दिन पहले वाली वीडियो में आपने आवर्त सारणी देखी थी, मैंने पूरी आवर्त सारणी बनाई थी, सिर्फ ए ब्लॉक को छोड़ दिया था। तो उसमें क्या था बच्चे, एक तरफ एस ब्लॉक था और एक तरफ पी ब्लॉक था। एस और पी के बीच में कौन था, डी ब्लॉक था। तो बच्चे ये एस और पी के बीच में ब्रिजिंग का काम करते हैं, यानी क्या करते हैं, संक्रमण करते हैं। तो वे तत्व जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य आते हैं उनको संक्रमण तत्व कह देते हैं। लेकिन अब IUPAC ने एक नई डेफिनेशन निकाली है। तो मैं एक चीज देखो बच्चे, ये बाह्यतम कोष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो मैंने ये विन्यास बनाए सब, ये किसके बनाए, बाह्यतम कोष के विन्यास बनाए। किसके बनाए बच्चों, बाह्यतम कोष के विन्यास बनाए। और तुम गौर करोगे, जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ करके, जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ करके, कॉपेनेशियम को भी छोड़ सकते हो, लेकिन ये कभी कभी दिक्कत देता है, इसलिए इसको संक्रमण तत्व में रखा नहीं गया। जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ करके बाकी सब में अगर तुम गौर से देखोगे तो इनके बाह्यतम कोष अपूर्ण है। देखो, एस में 2 होने चाहिए, ठीक है, पूरा है, लेकिन डी में कितने होने चाहिए, 10 नहीं है। डी में कितने होने चाहिए, 10 नहीं है। कहां पर 10 हो रहे हैं आकर के बच्चे, यहां पर। अब यहां पर 10 हो रहे तो इसका मतलब इसे संक्रमण तत्व मत मान लेना। इसका मतलब है ये, यहां पर एस भी तो खाली है ना बच्चों,
इसीलिए बच्चे वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश अपूर्ण होते हैं, वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश अपूर्ण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। अब तुम देखोगे कि जिंक का पूरा कोश भर चुका है, कैडमियम का पूरा कोश भर चुका है, मरकरी का पूरा कोश भर चुका है, कॉपेनिशियम का पूरा कोश भर चुका है, लेकिन ये कभी कभी दिक्कत देता है, इसलिए इसको रखते नहीं है। ठीक है, कुछ किताबें रखती है, कुछ किताबें नहीं रखती हैं। तो जिंक में पूरा एस 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, डी में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, कैडमियम के में भी एस में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, डी में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, मरकरी में भी एस के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और डी के 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो जहां पर कोश पूरा भर जाएगा, बाह्यतम कोश पूरा भर जाएगा, वो संक्रमण तत्व नहीं होंगे। ये बात दिमाग में रखनी है, वो संक्रमण तत्व नहीं होंगे। इसका मतलब जिंक, कैडमियम, मरकरी संक्रमण तत्व नहीं है। इनके अलावा डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी तत्व आ रहे हैं, वो सब क्या है, संक्रमण तत्व है। क्यों? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश अपूर्ण है। क्योंकि इनके बाह्यतम कोश कैसे हैं बच्चों, अपूर्ण हैं। तो वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश अपूर्ण भरे होते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश अपूर्ण होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आप चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो, वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश अपूर्ण होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो गई संक्रमण तत्व की डेफिनेशन। अब आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हम डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण, लक्षण या विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। आप तब तक इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो तो बेटा कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की लर्निंग में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए। ओके, वीडियो को लाइक भी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, चिंता मत कीजिए, आपको अब रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षणों की। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे कॉपी में हेडिंग लगा लो, डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण। डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण। ठीक है बेटा, अब लिखेंगे नहीं हम ज़्यादा। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे ही बताते चलूंगा कि थ्योरेटिकल है तो लिखने का ज़्यादा वो रहेगा नहीं। बार बार मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा और तुम्हें थोड़ी सी बोरिंग भी महसूस होगी। अब डी ब्लॉक के सामान्य लक्षणों की बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चे संयोजकता की। किसकी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, संयोजकता की। सबसे पहला गुण है इनका संयोजकता। कैसी होती है संयोजकता, डी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता कैसी होती है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, डी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता परिवर्ती होती है। कैसी होती है बच्चों, परिवर्ती। परिवर्ती शब्द का मतलब क्या है? परिवर्ती शब्द का मतलब है कि इनकी कोई एक फिक्स संयोजकता नहीं है। ये एक भी प्रदर्शित कर सकते हैं, दो भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि अगर तुम आयरन का एग्जांपल लो तो आयरन Fe2O3 भी बनाता है और आयरन FeO भी बनाता है कि नहीं? तो ये अलग अलग संयोजकता में भी यौगिक बना सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों की कोई एक फिक्स संयोजकता नहीं है, ये अलग अलग संयोजकताएं प्रदर्शित कर सकते हैं। और वे तत्व जो अलग अलग संयोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें हम परिवर्ती संयोजकता वाले तत्व कहते हैं। तो ये कैसी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? परिवर्ती संयोजकता। तो भाई ये ऐसा क्यों करते हैं, ये परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो इसका कारण बच्चे इनका डी उपकोष। कौन कारण है इसका? डी उपकोष। तुम देखोगे इनका डी उपकोष क्या है बच्चों, आंशिक रूप से भरित है, यानी कि ये पूरा भरा नहीं है। ये कैसा है बच्चों? अपूर्ण है। अपूर्ण होने के कारण इनके पास बच्चों क्या है? इनके पास बड़ी मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है।
इनके पास बड़ी मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और बड़ी मात्रा में इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इन्हीं की वजह से क्या करते हैं बच्चों, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम डी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता परिवर्ती होती है क्योंकि इनके डी उपकोष अपूर्ण होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनके अंदर पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन इनके अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इतना आपको लिखना है, बस आपके नंबर पक्के। ऐसे बच्चे इनमें दूसरा होता है ऑक्सीकरण अवस्था। इनमें दूसरा कौन सा लक्षण होता है, ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरा लक्षण कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण अवस्था। अब बच्चे ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, अब देखो कारण तुम्हें लगभग सब में एक ही मिलेगा, डी उपकोष अपूर्ण। क्यों अपूर्ण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीकरण अवस्था की भी अगर इसमें बात की जाए तो बच्चे इनकी ऑक्सीकरण अवस्था भी परिवर्ती होती है। ऑक्सीकरण अवस्था भी मेरे प्यारे बच्चों कैसी होती है, परिवर्ती। ऑक्सीकरण अवस्था भी कैसी होती है, परिवर्ती। मतलब ये कोई फिक्स एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मैं तुम्हें मैग्नीज की बात बताऊं तो मैग्नीज +2 भी करता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है, +5 भी करता है, +6 भी करता है, +7 भी करता है, +7। प्रथम संक्रमण श्रेणी में मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ये बच्चे, ये क्वेश्चन मैग्नीज का जो है पेपर में पूछा भी जा चुका है यूपी बोर्ड में कि सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला संक्रमण तत्व है। तो 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक मैग्नीज था और मैग्नीज को आपको टिक करना था। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑक्सीकरण अवस्था भी इनकी कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, परिवर्ती होती है। क्यों होती है परिवर्ती, वही कारण, डी उपकोष कैसा होता है, अपूर्ण। अपूर्ण होने के कारण इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके कारण बच्चे क्या करते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आयरन की बात ले लूं तो आयरन बच्चे +2 भी करता है और आयरन मेरे प्यारे बच्चों +3 भी करता है। स्कैंडियम की बात करूं तो स्कैंडियम +1 भी करता है, स्कैंडियम +2 भी करता है। और अगर अपने S1 वाले और D2 वाले, S2 वाले और D1 वाले का इस्तेमाल करें तो कभी कभी +3 भी कर देता है। तो इन सबकी ऑक्सीकरण अवस्था मेरे प्यारे बच्चों कैसी है, परिवर्ती है। कैसी है मेरे प्यारे बच्चों, परिवर्ती। तो डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता तथा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके डी उपकोष अपूर्ण होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, मिला करके 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तो हो गया आपके 2 लक्षण, एक संयोजकता और दूसरा कौन सा, ऑक्सीकरण अवस्था। अब मैं इसको साफ करता हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो बोल रहा हूं उस पर गौर करना, आज मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने के लिए इनके अंदर फिर काफी चीजें हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, लिखने वाला सिस्टम आप खुद से कर देना जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब मैं तीसरे लक्षण की बात करता हूं। तो तीसरा लक्षण है बच्चों इनका धात्विक लक्षण। कौन सा बच्चों, धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण से क्या मतलब है बच्चों, धात्विक लक्षण से मतलब है कि सब की सब क्या है, धातुएं हैं। डी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं वो सब क्या है, धातुएं हैं। ये सब की सब आघात वर्धनीय हैं, ये सब की सब तन्य हैं, ये सब की सब चमकदार हैं, ये सब की सब कठोर हैं, बशर्ते मरकरी को छोड़कर। मरकरी बच्चे द्रव अवस्था में मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये कठोर नहीं है। दूसरी चीज, ये सब की सब विद्युत की चालक हैं, ये सब की सब ऊष्मा की चालक हैं। तो बच्चे इसीलिए क्या प्रदर्शित करती हैं, धात्विक लक्षण प्रदर्शित करती हैं। धातु किन्हें कहते हैं, धातु है उन तत्वों को कहते हैं जिनके अंदर निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन से गुण, ये विद्युत के चालक होने चाहिए, ये ऊष्मा के चालक होने चाहिए, ये आघात वर्धनीय होने चाहिए, ये तन्य होने चाहिए, ये चमकदार होने चाहिए। ये सारे गुण डी ब्लॉक के तत्वों में पाए जाते हैं। सिर्फ मरकरी को बख्श दो बेटा, मरकरी द्रवावस्था में मिलता है। कौन सी अवस्था में मिलता है, द्रवावस्था में। तो धात्विक लक्षण मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हुआ। अगर मैं चौथी बात करूं बच्चों, तो चौथा बच्चों इसके अंदर परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या की अगर बात की जाए इसके अंदर परमाणु त्रिज्या का क्या बिहेवियर होता है, तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि परमाणु त्रिज्या में जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है। अब मुझे जरा बताओ कि आप डी ब्लॉक के अंदर वर्ग में जाओगे आवर्त में। डी ब्लॉक के तत्वों का हम अध्ययन बच्चे सीरीज में कर रहे हैं, यानी कि आवर्त में कर रहे हैं।
तो आप देखोगे कि डी ब्लॉक में जिसकी पहली संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम से लेकर के कहां तक जाओगे, जिंक तक, तो परमाणु त्रिज्या घटेंगी। लेकिन ऐसे नहीं घटेंगी बच्चे, इसमें भी थोड़ी दिक्कत है। स्कैंडियम से लेकर के जैसे तुम निकल तक पहुंचोगे तो बच्चे ये घटेंगी। स्कैंडियम से लेकर के तुम निकल तक जाओगे तो ये घटेंगी। क्यों घटेंगी? क्योंकि इनके अंदर बच्चे धीरे धीरे जेड इफेक्ट यानी कि जैव, जिसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बोलते हैं, ये बढ़ता जाएगा। और जब जब ये बढ़ता है तब तब परमाणु त्रिज्या घटती है। बात दिमाग में रखना, जेड इफेक्ट का मतलब है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश जब जब बढ़ता है तब तब परमाणु त्रिज्या क्या होती है बच्चों, घटती है। सर ऐसा क्यों? कि बेटा स्कैंडियम की बात कर लेते हैं ना। स्कैंडियम परमाणु क्रमांक कितना, 21, तो इसका भरने क्रम क्या बनेगा, 2 8 9 2। स्कैंडियम के बाद कौन है, टाइटेनियम, 22, इसके भरने क्रम क्या बनेगा, 2 8 10 2। तो तुम गौर करोगे बच्चे, यहाँ पर भी 4 कोश और यहाँ पर भी 4 ही कोश। और आप एक बात जानते हो कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। अगर स्कैंडियम के पास 21 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 21 ही प्रोटॉन होंगे, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। अगर कक्षाएं दूर दूर होती हैं तो बल में थोड़ी सी कमी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे कि एक ही कक्षा के अंदर क्रमिक रूप से इलेक्ट्रॉन हम भरते चले जा रहे हैं, तो आवेश क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। और आवेश प्रबल होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में एक दूसरे के पास पास खींचेंगे, पास पास खींचेंगे तो परमाणु का आकार छोटा होगा, और परमाणु का आकार छोटे होने से क्या होगी बच्चे, त्रिज्या घट जाएगी। लेकिन ऐसा सिर्फ स्कैंडियम से लेकर के निकल तक होता है, बाकी कॉपर और जिंक के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? तो यहां पर बच्चे काम देता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव का आवरण ऐसा तैयार हो जाएगा कि निकल के बाद सीधे कॉपर और जिंक पर परमाणु त्रिज्या बढ़ने लगेगी। परिरक्षण प्रभाव क्या कर देगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश को संतुलित कर देगा, और संतुलित होने की वजह से ये अपना प्रभाव दिखा नहीं पाएगा, इसलिए कॉपर और जिंक पर आकर के बच्चे क्या होगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ने लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों में परमाणु त्रिज्या घटती है, लेकिन लास्ट के 2 तत्वों पर आकर के ये क्रमिक रूप से बढ़ती है। हम सीधे तौर पर मायने में मान सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या संक्रमण श्रेणी में लगातार क्या होती है बच्चे, घटती है। सिर्फ कुछ जगहों पर तो ऐसा है, 2 लगेगों के लिए ऐसा है जहां पर ये बढ़ेगी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं 5वें के लिए आयनिक त्रिज्या के लिए, तो जो चीज परमाणु त्रिज्या पर लागू हो रही है वही चीज बिल्कुल आयनिक त्रिज्या पर भी लागू होती है। आयनिक त्रिज्या भी परमाणु त्रिज्या की तरह काम करेगी। आयनिक त्रिज्या कब बनेगी बच्चे, कोई भी परमाणु अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग देगा। त्याग देने के बाद क्या बचेगा, उसका आयन। तो इलेक्ट्रॉन त्यागा तो कौन सा आयन बनेगा, धन आयन। और धन आयन का आकार आप जानते हो कि उसके परमाणु के आकार से छोटा होता है। जैसे कि बच्चे जिंक है, जिंक क्या कर दिया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो ये जिंक का परमाणु है। ये क्या है मेरे बच्चों, जिंक का परमाणु है। और ये क्या है, जिंक का धन आयन है। ये क्या है, जिंक का धन आयन। तो ध्यान रखना, इसका आकार हमेशा इसके आकार से क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। यानी धनायन का आकार हमेशा परमाणु के आकार से छोटा होता है। अब आकार छोटा होगा तो बच्चे त्रिज्या अपने आप कम हो जाएगी। इसलिए आयनिक त्रिज्या भी बच्चे सीरीज में लेफ्ट से राइट आप जाओगे तो क्या होगी बच्चे, घटेगी। क्या होगी, आयनिक त्रिज्या घटेगी। तो परमाणु त्रिज्या भी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर घटती है, और आयनिक त्रिज्या भी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा बच्चों, संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था। संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है, परिवर्ती। क्यों होती है, क्योंकि इनके बाह्यतम डी उपकोष अपूर्ण होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण इनकी संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है, परिवर्ती। प्रथम संक्रमण श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाला तत्व कौन सा है, मैग्नीज। कहां तक प्रदर्शित करता है, +7 तक। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये बात तो आपको दिमाग में रखनी है। अब मैं इसे साफ कर देता हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इसे क्या कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसे साफ कर देता हूं। ठीक है, अब हम अगले गुण पर बढ़ते हैं। अगला गुण है बच्चों इसका चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं बच्चों। मैंने अभी एक बात बताई कि इनके पास क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। मेरे प्यारे बच्चों, इनके पास क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे, आवारा इलेक्ट्रॉन है, इधर उधर घूमते फिरते हैं।
अब इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या रखता है, आवेश Q रखता है। क्या रखता है मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने पास आवेश Q रखता है। आप लोग जानते हो कि जब तक ये आवेश स्थिर रहता है, कैसा रहता है, स्थिर, स्थिर रहने पर ये केवल क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र। लेकिन जैसे ही आपका ये आवेश कैसा हो जाए, गतिशील हो जाए, तो गतिशील होने पर ये बच्चे क्या उत्पन्न करने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब आप लोगों को पता है कि डी ब्लॉक के अंदर ऐसे बहुत सारे आवारा इलेक्ट्रॉन हैं, मेरा मतलब ऐसे बहुत सारे अयुग्मित और मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो क्या कर सकते हैं, डी उपकोष में इधर उधर घूम सकते हैं। घूमने की वजह से क्या करेंगे, गति करेंगे, गति के कारण क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसीलिए इनके पास क्या होता है, चुंबकीय गुण होता है। यानी कि डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके पास डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बच्चे चुंबकीय गुण भी कई प्रकार के हो जाते हैं। ये चुंबकीय गुण भी कई प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से प्रकार है बच्चों, तो ये बच्चे चुंबकीय गुण 5 प्रकार के हैं, लेकिन मैं आपको 4 बताऊंगा, टेंशन ना लो। कितने बताऊंगा, 4। इसमें सबसे पहला है बच्चों अनुचुंबकत्व। सबसे पहला कौन सा है, अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व क्या बच्चे, कोई भी पदार्थ है, यानी कि डी ब्लॉक का कोई भी तत्व है, अनुचुंबकत्व का मतलब होता है कि अगर हम ऐसे तत्व लें जो चुंबकीय क्षेत्र में कैसा बल अनुभव करें, आकर्षण बल का, ठीक है, कैसे बल का अनुभव करें, आकर्षण बल का, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। उनके इस गुण को क्या बोला जाएगा, अनुचुंबकत्व। क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट ठहरिए आप लोग। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, उन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इनके इस गुण को हम क्या बोलेंगे, अनुचुंबकत्व। जैसे कि बच्चे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बच्चे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आप बच्चे Fe को ले सकते हो, निकल को ले सकते हो, कोबाल्ट को ले सकते हो, ये लौह चुंबकत्वीय पदार्थ भी हैं, ये लौह चुंबकीय पदार्थ भी हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और भी है, ऑक्सीजन को ले सकते हो, सोडियम को ले सकते हो, ये सब भी क्या बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ है। इन सब के अंदर अनुचुंबकत्व का गुण, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र में कैसा अनुभव करेंगे, आकर्षण बल का अनुभव करेंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र में कैसा बल अनुभव करेंगे, आकर्षण बल का अनुभव करेंगे। तो वे तत्व जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण बल का अनुभव करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा उनके इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। उनके इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग, अनुचुंबकत्व कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अनुचुंबकत्व समझ में आया। अब हम आगे इसका दूसरा टाइप समझते हैं। दूसरा टाइप है बच्चों इसमें प्रतिचुंबकत्व। दूसरा टाइप कौन सा है बच्चों, प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व, प्रति मतलब प्रतिकर्षण, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और उनके इस गुण को हम क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकत्व। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिचुंबकत्व। ठीक है, उनके इस गुण को हम क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकत्व। ठीक है, अब प्रतिचुंबकत्व दर्शाने वाले कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, जो चुंबक के क्षेत्र में आकर्षण बल का अनुभव नहीं करेंगे, किसका अनुभव करेंगे, प्रतिकर्षण बल का, तो वो क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे। और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के इस गुण को हम क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकत्व। क्या मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आई, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण बल का अनुभव नहीं करते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा उनके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। उनके इस गुण को क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। वीडियो को स्लो कर करके या फिर मेरी बातों पर गौर कर करके बच्चे कॉपी में डेफिनेशंस लिखते रहना। मैं आज डेफिनेशंस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बच्चे हमारे पास समय कम बचा है, इसीलिए आपको नोट्स खुद से बनाने होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको नोट्स खुद से बनाने होंगे। ठीक है,
अब प्रतिचुंबकत्व के बाद तीसरा कौन सा है बच्चों? तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों लौह चुंबकत्व। तीसरा कौन सा है बच्चों? लौह चुंबकत्व। लौह चुंबकत्व कुछ नहीं बच्चे, अनुचुंबकीय है। लौह चुंबकत्व का मतलब क्या है? अनुचुंबकत्व, लेकिन ये ज्यादा शक्तिशाली होंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण बल का अनुभव करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा उनके इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। अब लौह चुंबकत्व एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थों से भी अधिक, किससे अधिक मेरे प्यारे बच्चों? अनुचुंबकीय पदार्थों से भी अधिक, यानी कि इनका चुंबकत्व अनुचुंबकत्व से भी ज्यादा होगा। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थों से भी अधिक आकर्षण बल का अनुभव करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा पदार्थों के इस गुण को हम क्या बोलेंगे? लौह चुंबकत्व। पदार्थों के इस गुण को हम क्या बोलेंगे? लौह चुंबकत्व। लोहे, लोहे से बने यौगिक, ठीक है, निकेल, ठीक है, कोबाल्ट, ये सब क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। ये कैसे पदार्थ है मेरे प्यारे बच्चों? लौह चुंबकीय पदार्थ। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थों से भी अधिक आकर्षण बल का अनुभव करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा पदार्थों के इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। मेरी बात पर गौर करते रहना। अब प्रतिलौह तुम समझ गए होंगे बच्चे। चौथा कौन सा है? प्रतिलौह। चौथा है मेरे प्यारे बच्चों प्रतिलौह चुंबकत्व। प्रतिलौह चुंबकत्व। अब जैसे लौह चुंबकत्व अनुचुंबकत्व से ज्यादा शक्तिशाली है, वैसे ही प्रतिलौह चुंबकत्व भी प्रतिचुंबकत्व से ज्यादा शक्तिशाली होगा। प्रतिलौह चुंबकत्व भी क्या होगा? प्रतिलौह चुंबकत्व भी क्या होगा? प्रतिचुंबकत्व से ज्यादा शक्तिशाली होगा। प्रतिचुंबकत्व क्या होते हैं? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा पदार्थों के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। लेकिन अगर हम प्रतिलौह चुंबकत्व की बात करें, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थों से भी अधिक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा इनके गुण को प्रतिलौह चुंबकत्व कहते हैं। मैं फिर से एक बार डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थों से भी अधिक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा उनके इस गुण को प्रतिलौह चुंबकत्व कहते हैं। तो बच्चे ये हो गया हमारे डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य लक्षण में चुंबकीय गुण। मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही है तो बच्चे कमेंट जरूर करते रहना और नोट्स का खास ध्यान रखना। नोट्स आपको खुद से बनाने हैं, इसीलिए मैं बड़े साफ तरीके से तुम्हारे सामने डेफिनेशंस को पेश कर रहा हूं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब इसे मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं बच्चों उत्प्रेरकीय गुण की। किसकी? उत्प्रेरकीय गुण। मैं नंबर भूल गया, नंबर खुद डालते रहना। उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण, ठीक है। उत्प्रेरक वाला चैप्टर हटा दिया गया सिलेबस में से। उत्प्रेरक, पहले तो उत्प्रेरक समझ लो, उत्प्रेरक कौन होता है। सबसे पहले से इस भाई साहब को समझ लो कि उत्प्रेरक कौन से पदार्थ को हम कह सकते हैं। बच्चे उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होंगे और प्रयुक्त होकर क्या कर देंगे? उसके अभिक्रिया वेग को परिवर्तित, अभिक्रिया वेग को क्या कर देंगे बच्चों? परिवर्तित कर देंगे। अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देंगे। अब ये परिवर्तन दोनों प्रकार का हो सकता है, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम कौन से उत्प्रेरक इस्तेमाल करते हैं? जो अभिक्रिया वेग को बढ़ाए। ठीक है, तो उत्प्रेरक के रूप में जो पदार्थ सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं वो सबके सब डी ब्लॉक के ही होते हैं। उत्प्रेरक के रूप में जो भी पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं वो सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के होते हैं या फिर इनसे बने यौगिक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम N2 में H2 मिला करके क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं, NH3। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है वो Fe की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में? Fe। Fe यहाँ पर किसका काम करता है? उत्प्रेरक का। तो Fe कहाँ पर आता है? डी ब्लॉक में। कौन सी श्रेणी में? प्रथम संक्रमण श्रेणी में। क्या कहते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी को? 3D श्रेणी भी बोलते हैं। याद रखनी बेटा ये चीजें। तो Fe डी ब्लॉक का तत्व है। क्या कर रहा है यहाँ पर? उत्प्रेरक का काम कर रहा है और उत्प्रेरक का काम करके इस अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर रहा है। क्या कर रहा है? परिवर्तित। तो ये उत्प्रेरकीय गुण डी ब्लॉक के तत्वों में क्या पाया जाता है?
तो वही रीजन हम फिर से वापस आएंगे, इनके पास क्या है बच्चों, डी उपकोष अपूर्ण है। इनके पास क्या है बच्चों, डी उपकोष अपूर्ण है, और डी उपकोष अपूर्ण होने के कारण इनके पास बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चों, इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और इनके पास मेरे प्यारे बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए डी ब्लॉक के सभी तत्व और उनसे बने यौगिक कैसे गुण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे उत्प्रेरक की सतह पर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म सरंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म सरंध्र। सरंध्र मतलब छोटे छोटे छिद्र, जहां पर ये क्या करते हैं, अभिकारक की सांद्रताओं का अधिशोषण करके उन पर अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, माध्यमिक यौगिक का निर्माण करते हैं, जो आगे रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद को निर्मित करता है। किसको निर्मित करता है, उत्पाद को। तो उत्प्रेरक ऐसे काम बखूबी अच्छे तरीके से करते हैं, और उत्प्रेरक इसीलिए डी ब्लॉक के ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म सरंध्र। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि कुछ जगह खाली होंगी, कुछ जगह खाली का मतलब है छोटे छोटे छिद्र होंगे, छिद्र को क्या बोलेंगे, सूक्ष्म सरंध्र। ये क्या कर लेंगे, सांद्रता को अधिशोषित कर लेंगे, अधिशोषित करके क्या बनाएंगे, माध्यमिक यौगिक, और माध्यमिक यौगिक जल्दी से क्या बना देगा, उत्पाद। इसीलिए डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो लिखोगे कैसे बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व तथा उनसे बने सभी यौगिक उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम डी उपकोष अपूर्ण होने के कारण इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से सूक्ष्म सरंध्र पाए जाते हैं, जिसके कारण ये अभिक्रिया के वेग को आसानी से परिवर्तित कर देते हैं। इसीलिए डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल देना तो एग्जाम्पल दे देना। N2+3H2 Fe उत्प्रेरक के रूप में 2NH3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ढेर सारे उत्प्रेरक वाली एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, तो उनमें से कोई एक आधा एग्जाम्पल उठा करके पटक देना, सीधी सी बात है बच्चों। अब आगे बढ़ जाओ। ओके ठीक है, जहां समझ में ना आए वहां झटाक से कमेंट कर देना मेरे प्यारे बच्चों, और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने संयोजकता को डिस्कस कर लिया, हमने ऑक्सीकरण अवस्था को डिस्कस कर लिया, हमने परमाणु त्रिज्या को डिस्कस कर लिया, हमने आयनिक त्रिज्या को डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने बच्चों आयनिक त्रिज्या डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने चुंबकीय गुण को डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने बच्चे उत्प्रेरकीय गुण को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है रंगीन आयन बनाना। कौन सा आयन बनाना, रंगीन आयन बनाना। रंगीन आयन बनाना, डी ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। रंगीन आयन मतलब जैसे कि आप लोग जानते हो कॉपर। ठीक है, जब तक ये कॉपर है तो कोई फिक्स कलर नहीं है, लेकिन जैसे ये कॉपर क्या करे बच्चे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, क्या कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो ये नीला रंग उत्पन्न करेगा। कैसा रंग उत्पन्न करेगा, नीला। ये कैसा रंग उत्पन्न करने लग जाएगा बच्चों, नीला। ऐसा क्यों करता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर से विकिरण को अवशोषित कर लेता है, और विकिरण को अवशोषित करेगा, जिस प्रकार का विकिरण अवशोषित करेगा उसी प्रकार का रंग उत्पन्न करेगा। आपको पता है विकिरण के अंदर 7 प्रकार के रंग होते हैं, बचपन में पढ़ा होगा, वेब ग्योर, पढ़ा है कि नहीं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, होते हैं कि नहीं। तो बच्चे कॉपर क्या करता है, इस ब्लू वाले कलर को पकड़ लेता है, इसी को दिखाता है। लेकिन ध्यान रखना, रंगीन आयन बनना यानी कि डी ब्लॉक के तो पहले इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बाहर से विकिरण को अवशोषित करेंगे, उसमें से अपने लिए अपने पसंद का एक अच्छा सा कलर चुनेंगे और उसको तुम्हें दिखाएंगे। इसी को बोलते हैं रंगीन आयन बनाना। मतलब डी ब्लॉक के तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर बाहर से विकिरण को अवशोषित करके रंगीन आयन बनाते हैं। आपकी एनसीईआरटी में पूरी की पूरी एक टेबल दे रखी है रंगीन आयनों की। स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, बहुत सारे कलर्स दे रखे हैं। ठीक है, आराम से देखना उनको कलर्स के बारे में। ठीक है, आपको बस इतना समझना कि कलर देते क्यों हैं, ये कलर देते क्यों देते हैं कलर, ये बाहर से जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो बाहर से विकिरण को अवशोषित करके रंग उत्पन्न करते हैं। तो ये होता है रंगीन आयन बनाना।
क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब पेपर में कौन सा लक्षण सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो मैं तुम्हें पेपर में सबसे ज्यादा लक्षण पूछने वाली बात बता दूं तो संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था, तीसरा चुंबकीय गुण और चौथा उत्प्रेरकीय लक्षण। ये सबसे ज्यादा, ये चारों गुण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रंगीन आयन को ले लो तो एक आध नंबर का पूछा जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न में, 5 मान लो। ये 5 प्रॉपर्टीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर आप अपनी अच्छे से पकड़ बना कर रखो मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे गुणों की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, आप खुद से उनको देख लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गए आज डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण, डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर डाउट है वहां पर क्वेश्चन जरूर पूछिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने डी ब्लॉक को कवर कर लिया पूरा, ठीक है। इसके बाद हम एफ ब्लॉक को और देखेंगे। इसके अंदर 2 यौगिक भी हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, उनको भी देख लेंगे। और एक वीडियो और आएगा इसका, और ये उस एक वीडियो में पूरा का पूरा स्वाहा हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।